नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के पढ़ में। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी और डेली है वो आपको हम कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और एसएससी की किसी भी परीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको है वो डेली बेहतरीन से बेहतरीन टीके है वो एमसीक्यू जैसे वो उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकें। तो कल जैसे एसएससी जीडी 2025 के लिए भी आपकी 39,000 प्लस पोस्टों पे है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम जल्द ही एसएससी जीडी की भी आपको क्लासें वो उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिफेरॉल है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का या विटामिन बी का या विटामिन डी का या फिर विटामिन ए का? तो कैल्सिफेरॉल है ये विटामिन डी का है वो रासायनिक नाम है। हमारा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आपको कुछ पॉइंट और नोट करने हैं विटामिन डी से। इस शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनने वाला विटामिन है वो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी। और वह विटामिन जिसे हार्मोन में माना गया तो ये भी विटामिन है वो डी को ही माना गया है। और इसकी जो कमी से होने वाला रोग है ये कौन सा होता है आपका? तो इसकी कमी से है ना वो क्या है कि हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है और ये सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी है वो इसका राइट आंसर है। जबकि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आपका बेरी है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरेल है। टोकोफेरोल। और विटामिन ई क्या है वो फिलोक्विनोन है वो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला लाजपत राय ने या मोतीलाल नेहरू ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो देशी रियासतों के एकीकरण में आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो स्मारक है वो किसे कहा जाता है तो ये भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक है वो किन्हें माना जाता है? तो ये आपके माना गया है शंकराचार्य जी को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इनका जो जन्म है ये आपके केरल के कौशाम्बी गांव के अंदर हुआ था। और इनके द्वारा भारत के अंदर है वो चार अलग अलग दिशाओं में सॉरी चार चार है वो पीठ स्थापित की गई थी। और इनका जो एक प्रमुख दर्शन शास्त्र है उसका नाम हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। तो हमारा इस क्वेश्चन पे बनते राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे इसका उल्टा प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत के अंदर है भक्ति आंदोलन का प्रचारक कौन था? तो वो थे हमारे रामानंद जी। इनके द्वारा वो रामावत संप्रदाय को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा चुनाव 2024 है वो कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? लोकसभा चुनाव 2024 है ये आपके 7 चरणों के अंदर है वो आयोजित किए जाते हैं। और इसका क्रम कौन सा था? तो ये था आपके 18वें क्रम का। तो 2024 की जो हमारी थीम थी वो क्या थी? तो इसकी जो 2024 की थीम हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी चुनाव का पर्व देश का गर्व है। ये इस की थीम थी हमारी 2024 के लोकसभा चुनाव की। इसी के साथ आपको कुछ पॉइंट और है वो भी नोट करने हैं। जैसे चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन है वो कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर जी। और जबकि युवा आइकन कौन थे? तो वो थे आपके आयुष्मान खुराना। अगर आपसे इसी से एक प्रश्न और बनता है वो पूछ रहे जैसे चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। तो वो आपका हो जाएगा चुनाव आयोग का जो दिव्यांग आइकन है वो थी शीतल देवी जी। हमारा राइट आंसर है शीतल देवी। नेक्स्ट हमारा,
2024 कैबिनेट में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री है वो किन्हें बनाया गया था? क्या शिवराज चौहान को या भूपेंद्र सिंह को या गिरिराज सिंह को या मनोहर लाल को? 2024 कैबिनेट में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री है ये आपके बनाए जाते हैं भूपेंद्र सिंह को। राइट विकल्प हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। जबकि कृषि मंत्री है ये आपके शिवराज सिंह चौहान को बनाए गए थे जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। और गिरिराज सिंह है इनके पास है वो कपड़ा मंत्री का कपड़ा मंत्री है वो बनाया गया है। और मनोहर लाल है इनको अपने आवासन व शहरी एवं शहरी कार्यालय एवं उच्च विभाग दिया गया है। नेक्स्ट नंबर सिंधु सभ्यता का आ जाता है आलमगीरपुर को, रातीगढ़ को, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल को। तो सिंधु सभ्यता का जो भाग है ये आपका कहा गया है मोहनजोदड़ो के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा तराइन का तृतीय युद्ध मोहम्मद घोरी व किस भारतीय राजा के मध्य हुआ था? तो 1194 के अंदर है जो तराइन का तृतीय युद्ध होता है और ये आपके मोहम्मद घोरी व जयचंद गढ़वाल के मध्य में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किस वर्ष में हुआ था तो नोट करिए 1191 के अंदर है वो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के मध्य यह युद्ध होता है जिसके अंदर है आपके पृथ्वीराज चौहान अब विजयी होते हैं। और सेकंड है ये आपका 1192 के अंदर होता है और इसके अंदर है वो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के मध्य होता है। लेकिन इस युद्ध के अंदर आपके मोहम्मद घोरी है वो विजयी हो जाता है और इसी युद्ध को भारत का अंतिम निर्णायक युद्ध भी माना गया है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किस युद्ध के बाद है जो भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की या स्थापना हो गई थी तो वो आपकी हो गई थी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। नेक्स्ट हमारा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता है ये आपका 1333 के अंदर है वो भारत के अंदर आता है और यह आपके आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है इसकी विद्वता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रहला। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को, नागार्जुन को या आर्यभट्ट को या फिर चाणक्य को? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है नागार्जुन को। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। इनकी जो प्रमुख रचना है इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था शून्यवाद का सिद्धांत। और अगर आपसे पूछ लीजिए ये किसके दरबार में थे तो ये थे कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन में बी। नेक्स्ट हमारा किस राजा ने कलिंग के युद्ध के पश्चात है वो बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग का युद्ध है ये आपका 263 ईस्वी के अंदर में हुआ था। और कलिंग है ये आपका कहाँ पे पड़ता है तो ये आपके उड़ीसा के अंदर वो पड़ता है। और इसके अंदर राजा खारवेल के साथ युद्ध किया था आपके अशोक ने। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसी युद्ध के बाद है वो अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया था पहले वह शिव धर्म का उपासक था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो उसका विवरण मिलता है तो वो आपका हो जाएगा 13वां शिलालेख। और सबसे बड़ा शिलालेख पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका 7वां शिलालेख। और सबसे छोटा पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका रोमन अभिलेख। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 22, भाग 14 या फिर भाग 18 या फिर भाग 20? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भाग 20 है ये भारतीय संविधान के संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी?
तो 1991 के अंदर है वो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव है वो आयोजित किया जाता है, सॉरी बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे आपके VS रमादेवी पे। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि वो चंद्रिकाल है, अगर इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए कि माउंट एवरेस्ट